Welcome back again to our new lecture. It's class 12th accountancy, page number 4.33, illustration number 54. Our chapter is accounting ratio. Here the question says shareholder fund is given, total borrowing is given, short-term borrowing is given, other current liabilities is given, and question asks us to find out total asset to debt ratio. Okay, so how to find it? Total asset to debt ratio is equal to total asset divided by debt. कौन सी डेट? लॉन्ग टर्म debt. Okay, so the question says us, so first of all what we have to find out total asset. क्या total asset दे रखी है क्या? देखो शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर क्या आता है हमें मालूम है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये तीनों चीजें आती है इसके अंदर, है ना। टोटल बोरोइंग में क्या क्या आता है? इसमें दोनों तरह की बोरोइंग इंक्लूड है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो देखो शॉर्ट टर्म हमें दे रखी है, मतलब इसके अंदर लॉन्ग टर्म, इसमें से शॉर्ट टर्म हटा देंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगी जो हमें निकालना है। अदर करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, आता है समझ में? चलिए तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मालूम होना जरूरी है। सो बैलेंस शीट बनाएंगे। सिर्फ बैलेंस शीट फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए। क्या क्या आता है यहाँ पे आता है शेयर होल्डर फंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखें। उसके बाद में इधर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डेट्स जो हमें निकालना है, लॉन्ग टर्म डेट्स। फिर उसके बाद में क्या आता है नीचे, लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आ जाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं, डिवेंचर्स आ जाते हैं, और शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व। अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद आ जाती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाती है, और अदर करंट लायबिलिटीज भी आ जाती है ना। ये हेडिंग है करंट लायबिलिटी। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, हमको ये दोनों चीजें दे रखी है। लॉन्ग टर्म हमको दे रखा है टोटल बोरोइंग। टोटल बोरोइंग किसका सम होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग और टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इन दोनों का सम हमको 18 लाख दे रखा है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? ये देखो 2 लाख हमें दे रखा है ना। लॉन्ग टर्म हमें निकालना है, और टोटल इन दोनों का टोटल कितना? 18 लाख दे रखा है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, इधर ध्यान दे दो सभी। वर्किंग नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म डेट is equal to total borrowing minus short term borrowing। लॉन्ग टोटल में से शॉर्ट 18 लाख, ये देखो 18 लाख है हमारा टोटल, माइनस कर देंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी है? 2 लाख। तो कितनी आ जाएगी? 16 लाख। क्लियर है सभी को? हटा दे इसको। ठीक है। अब देखो अदर करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? यहाँ पे 6 लाख दे रखी है। बैलेंस शीट में डायरेक्ट उतार रहा हूं मैं लायबिलिटी साइड में। अब देखिए इधर शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है? 8 लाख दे रखा है। ठीक है, बात करेंगे अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है टोटल एसेट
डेट कितनी आ चुकी है हमारी, लॉन्ग टर्म डेट आ चुकी है 16 लाख, लिख देते हैं यहाँ पे 16 लाख लॉन्ग टर्म डेट आ चुकी है। टोटल एसेट कैसे निकालेंगे, ये टोटल ये यहाँ पे जो आता है जितने भी एसेट रहते हैं इन सबका टोटल करते हैं तो क्या आता है, टोटल एसेट्स, ये अमाउंट निकालना है हमें। चलो इसे निकालने के लिए एक वे है हमारे पास में, हमको मालूम है, वी नो दैट ये जो टोटल लाइबिलिटीज होती है ना, इन सबका टोटल ये हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है किसके, टोटल एसेट्स के। तो इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा 16 प्लस 8 कितना होता है 24, 24 26, 26 में 8, 26 में 6 कितना होगा 32। करो टोटल सभी, क्या 32 ही आएगा क्या, तो ये 32 लाख, ठीक है, ये 32 लाख इधर ही 32 लाख होना चाहिए, है ना, क्योंकि लायबिलिटीज हमेशा टोटल एसेट के बराबर होगी। ये आ गया हमारा टोटल एसेट, तो कितना आया 2:1। अच्छा इसी चीज को, ये जो 32 लाख है इसको हम अगर किताब के हिसाब से देखें तो कैसे प्रेजेंट कर रखा है, वर्किंग नोट नंबर 2 देखो, टोटल लाइबिलिटीज, सॉरी टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। अब देखो टोटल एसेट्स, ये लाइबिलिटीज टोटल लाइबिलिटीज लिख देते हैं सारी यहाँ पे, बस यही फॉर्मूला है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, शॉर्ट टर्म डेट्स, अदर करंट लाइबिलिटी, है ना। तो इन सबको लिखेंगे, इन सबका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 लाख। ये आपकी बुक में दे रखा है, यही है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है सभी को। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेलकम बैक अगेन। Here is illustration number 55, page number 4.33. Question is given as total debt 48 lakh, shareholder fund HF short में लिखा है shareholder fund 8 lakh, reserve 2 लाख, current asset 20 lakh, working capital 4 lakh. Question says to find out total asset to debt ratio. Okay, so how to find out? I am solving it here. Total asset to debt ratio क्या होता है रेशियो, टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट। डेट कौन सी, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉन्ग टर्म वाली, शॉर्ट टर्म नहीं आएगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन में हमें कुछ दे रखे हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या डेट दे रखी है, क्या देखो इधर क्वेश्चन में डेट दे रखी है भाई, टोटल डेट है। हम सभी जानते हैं टोटल डेट मतलब इसमें शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म दोनों शामिल है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें से हमें शॉर्ट टर्म निकालना होगी। क्या शॉर्ट टर्म डेट दे रखी है, क्या शॉर्ट टर्म डेट नहीं दे रखी है, मतलब करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होगी। करंट लायबिलिटी दे रखी है क्या, और उसे निकालने के लिए क्लू दे रखा है, किसे निकालने के लिए, करंट लायबिलिटी। चलो वर्किंग नोट नंबर 1, हमें क्या क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट दे रखा है। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सभी जानते हैं इस फॉर्मूले को। तो कैसे करेंगे, वर्किंग कैपिटल कितनी है 4 लाख, करंट एसेट कितना है 2 लाख। लेट मी चेक करंट एसेट कितनी है, yes, current asset will be 20 lakh minus current liability. Okay, so current liability will come here
-4 lakh. How much current liability will be? 20 minus 4, 16 lakh. ओके, सो करंट लायबिलिटी में हमारे पास आ चुकी है. चलिए एक ये रफ फॉर्मूला, रफ बता रहा हूं मैं आपको समझने के लिए. ये रफ है, ये आपको करना नहीं है कॉपी में. ये क्या है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. क्या आता है यहाँ? शेयर होल्डर फंड्स. ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है. कितना आएगा? 8 लाख. फिर उसके बाद रिजर्व कितना है? 2 लाख. रिजर्व कितना दे रखा है? सभी देखो अपनी किताब में 2 लाख दे रखा है. क्या हमको रिजर्व लेना है? मैंने बार बार बताया है, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व. ये तीनों चीजें इसके अंदर है. मतलब ये रिजर्व ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए हमको बार बार इसको लिखना नहीं है. इसके अंदर तीनों चीजें हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व. तीनों चीजें ऑलरेडी इंक्लूड है. ये जनरल रिजर्व पहले से ही, ये जो रिजर्व है पहले से इंक्लूड है, इस वजह से इसको बार बार नहीं लिखेंगे अपन. ठीक है. इसके बाद देखो इधर लॉन्ग टर्म डेट्स. लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखी है क्या? नहीं, निकालना है. यही तो निकालना है, लॉन्ग टर्म डेट्स ये निकालना है. ठीक है. इसके बाद क्या दे रखा है? करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी निकालना है. हाँ निकालना है. ये भी नहीं दे रखी हमको. जब तक करंट लायबिलिटी नहीं निकालेंगे जब तक लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं निकल सकती. तो देखो करंट लायबिलिटी हमने निकाली, अभी कितनी आई? 16 लाख. 16 लाख करंट लायबिलिटी. अब देखो टोटल कितना हो गया हमारा. क्या हमें कुछ क्लू दे रखा है? हाँ हमें दे रखा है टोटल डेट. टोटल डेट मतलब इन दोनों का टोटल. करंट लायबिलिटी में क्या दे रखा है? अभी हमें मानना है कि ये शॉर्ट टर्म डेट्स है इसके अंदर सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं है. तो इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है? 48 लिख दे रखा है. तो वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग नोट सेकंड, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स, है ना. तो लॉन्ग टर्म टोटल कितना दे रखा है? 48 लाख. लॉन्ग टर्म डेट्स. शॉर्ट टर्म कितना दे रखा है? शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी जो हमने निकाली 16 लाख, है ना. तो लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू 48 लाख माइनस 16 लाख. कितना बचता है? 32 लाख. ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारे पास? लॉन्ग टर्म डेट्स आ गई. कितनी आ गई? 32 लाख. अब हमारे पास में क्या क्या है? शॉर्ट टर्म डेट्स है, लॉन्ग टर्म डेट्स है और शेयर होल्डर फंड है. इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या जाएगा? टोटल लायबिलिटी करो टोटल. 32 और 16 कितना होता है? 48 लाख. 48 लाख प्लस 8 कितना होएगा? 56 लाख. ठीक है. अब हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं हम सब, कि ये टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है? टोटल एसेट्स के. किसी को कुछ भी नहीं रखना है, सिंपल बेसिक. आपका बेसिक ये क्या है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. ये अगर ये रफ है, ये आपको कॉपी में नहीं करना है, ये आपको आना चाहिए. अभी सिखा रहा हूं मैं आपको. ठीक है. तो क्या 56 लाख लिख दे यहाँ पे. 56 लाख क्या है? टोटल एसेट्स. और डेट्स कितनी अपनी? लॉन्ग टर्म डेट्स. देख लो इधर 32 लाख. करो 5,60,000 डिवाइड 56 लाख डिवाइड बाय 32 लाख. कितना आ जाता है? काटेंगे इसको तो अराउंड 1.75 आ जाएगा. रेशो 1 हो जाएगा सभी से. ये पूरा रफ वर्क है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था. इसे आपको कॉपी में नहीं करना है.
बैलेंस शीट आपको ये दिमाग में आना चाहिए। क्लियर है? ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट लिस्ट्रेशन, लिस्ट्रेशन नंबर 56, 4.34 पेज नंबर। Here the question given us fixed asset accumulated depreciation, मतलब फिक्स्ड एसेट इतनी है ग्रोस, मतलब टोटल फिक्स्ड एसेट है, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, ये डेप्रिसिएशन अलग से दे रखा है। तो हमको क्या करना है, नेट कर देना है इसका, मतलब फिक्स्ड एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, तो नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएगी, करंट बुक वैल्यू आ जाएगी फिक्स्ड एसेट की। चलिए उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे इन्वेस्टमेंट 50,000 दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स जो हमने एडवांस दिए हैं वो 2 लाख रुपए दे रखे हैं, ये हमारी एसेट्स हैं। ये करंट एसेट 2.5 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग 3,25,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2,75,000। नाउ क्वेश्चन आस्क्ड टू फाइंड आउट, क्वेश्चन ने क्या बोला है, टू फाइंड आउट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्या था फॉर्मूला, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेट्स। डेट कौन सी, लॉन्ग टर्म, देखो वर्किंग नोट सबसे पहले किताब के हिसाब से सोल्व करके दिखाएंगे, फिर हम रफ में भी करेंगे कैसे करना है। चलिए, तो वर्किंग नोट नंबर, सबसे पहले डेट निकालना है, हमको मालूम है डेट इज इक्वल टू कितना, लॉन्ग टर्म। इसमें डेट कौन कौन सी है हमारे पास में, लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा, करंट लायबिलिटी, देखो यहाँ पे 3 लायबिलिटी दी है। करंट लायबिलिटी में जो आता है शॉर्ट टर्म डेट्स आती है, जो 1 साल के अंदर कवर होती है, इसलिए इसको नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्या लेना है, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो वर्किंग नोट डेट वो भी कौन सी, लॉन्ग टर्म, तो क्या आएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा, 3,25,000 प्लस 2,75,000, 5 लाख। क्लियर टू एवरीवन? डेट कितना हो गया, 5 लाख, 3 के 4 5 6 6 लाख। ओके, तो 6 लाख इज अवर लॉन्ग टर्म डेट, हो गया। अब वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग टोटल एसेट निकालना है। टोटल एसेट कैसे, वही बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है उसका टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल एसेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, अब बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे हम, डायरेक्ट करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद हो जाना चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि ये नेट, अब क्या जाता है, नेट फिक्स्ड एसेट जो हमें चाहिए है ना, प्लस इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, चलो, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो लंबे इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये लिख देते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्लस करंट एसेट्स। तो इन सबको टोटल करते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो क्या आ जाता है, टोटल एसेट आ जाता है। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू, फिगर्स उतार देते हैं सबसे पहले। फिक्स्ड एसेट में 10 लाख में से 5 लाख गए, तो नेट फिक्स्ड एसेट कितना बचा, 5 लाख। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस कितना है, 2 लाख। नेक्स्ट, करंट एसेट कितना है, 2.5 लाख, 2,50,000। टोटल करेंगे इसका कितना आएगा, 5 6 7 8 9 10 10 लाख।
तो हमारा टोटल एसिड कितना आ गया, करें जरा एक बार टोटल करके देखिए क्या 10 लेकर आ रहा है क्या, काटेंगे इसको, आ रहा है ना, काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, कितना रेशो आ जाना चाहिए 1.67. Clear to everyone? Solve these types of question. This is the last part of this type of question. Then after, from next part, we will start proprietary ratio. So practice them well. Okay, homework for you. Exercise unsolved question on page number 4.104. Question number 47 to 54. All question of total acid to dead ratio. The same we have did. You have to solve them in your fair copy. Okay? Thank you.